हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ये लेक्चर 2 है जिसमें टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग हम लोग क्लियर करेंगे। इससे पहले हमने लेक्चर 1 डाल दिया, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखिए, जिसमें हमने एक्सपेंडिचर, लायबिलिटी, कैपिटल, टैंजिबल एसेट्स, नॉन करेंट एसेट्स, एसेट्स क्या होता है, अकाउंटिंग, इन सब सारे टर्म्स को हमने क्लियर किया था। अब नेक्स्ट जो लेक्चर है इसमें हम ये समझेंगे कि डिफरेंट इसके अलावा जो कैपिटल, डेटर, क्रेडिटर, इन सब चीज़ों को हम लोग जानेंगे। क्रेडिटर, एक्सपेंस, एक्सपेंडिचर, आउटस्टैंडिंग, एक्रूड, एडवांस, डेप्रिसिएशन, ड्राइंग, गेन, रिसीवेबल, पेएबल, प्रॉफिट, इस तरीके की चीज़ों को हम लोग एक एक करके इसके अंदर समझते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग, ये आपकी बुक का चैप्टर नंबर 2 होता है। एक्चुअली बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता है कि किसी चीज़ की कोई चीज़ का मतलब क्या है, और इसकी ये एसेट्स है, लायबिलिटी है तो क्यों है, एसेट्स है तो क्यों है। इसके लिए हम ये लेक्चर को बना रहे हैं, ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि कैपिटल क्या होता है। तो देखिए, कैपिटल के बारे में ये कहा जाता है, ऐसे इसकी हिंदी क्या होती है, पूंजी। जैसे कोई भी इंसान किसी बिजनेस को स्टार्ट करता है तो अपनी पूंजी लगाता है उस बिजनेस के अंदर, तो इसीलिए कहा जाता है कैपिटल क्या है, तो वो ऑनर इन्वेस्टमेंट, ऑनर जो अपने बिजनेस में, ऑनर जो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं उसे कैपिटल जी। तो हम लोग आसान भाषा में समझेंगे इस बात को, क्या कि इन्वेस्टमेंट बाय द ऑनर, जो मालिक होता है बिजनेस का, वो जो इन्वेस्टमेंट करता है उसे ही क्या कहा जाता है, कैपिटल कहा जाता है। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि बच्चों को ये समझ में नहीं आता है कि कैपिटल लायबिलिटी क्यों है। कई सारे बच्चे तो याद कर जाते हैं कि अच्छा सर ने बताया कैपिटल लायबिलिटी है इसीलिए ये लायबिलिटी होगी। नहीं, आपको इस बात को समझना है, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, कर्ज, ठीक है। बस इतनी बात आप ध्यान रखेंगे, कर्ज है ये, जिसको पे करना बाकी होता है, पेएबल कहलाता है। इंग्लिश में अगर कहेंगे तो पेएबल कहलाएगा, पे करना बाकी हो। अब आप सोच करके देखिए कि मान लीजिए ए यहाँ पे ऑनर है, ठीक है, और बी यहाँ पे क्या है, बिजनेस है। तो अकाउंटिंग के अंदर ऑनर और बिजनेस दोनों को अलग अलग माना जाता है, दोनों को दो इंसान माना जाता है। क्यों? क्योंकि आप खुद सोचिए कि बिजनेस के खर्चे को और इनकम को अगर आप अलग नहीं करेंगे तो ऐसा आपके साथ ऐसा होगा कि घर के खर्चे भी इसके अंदर ऐड कर दिए जाएंगे, जिसकी वजह से ये पता नहीं चल पाएगा कि बिजनेस जो है उसमें कितने प्रॉफिट हुए, कितने लॉस हुए एक्चुअल में। इसीलिए ये कहा जाता है कि ये दोनों जो है वो सेपरेट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? दोनों अलग अलग कहलाते हैं। इसे सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट के अंदर ये पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो अब आप सोचिए कि इस ए ने बी को पैसा दिया बिजनेस करने के लिए। ए ने क्या किया? बी को पैसा दिया बिजनेस करने के लिए। तो अब आप सोचिए कि अगर आपको कोई इंसान पैसा दे बिजनेस करने के लिए तो उसे को आपको लौटाना भी तो होगा, उसको वो पैसा रिटर्न करना होगा, तो आप खुद सोचिए कि जो पैसा रिटर्न करना होगा वही तो कर्ज होता है, जिस पैसे को वापस करना होता है। तो इसीलिए बिजनेस के लिए ये पैसा जो कैपिटल होता है ये क्या होती है? लायबिलिटी कहलाती है। क्या कहलाती है? लायबिलिटी। क्यों? क्योंकि आज नकल बिजनेस को इस पैसे को ऑनर को लौटाना होता है, इसीलिए ये चीज़ लायबिलिटी मतलब कर्ज कहलाता है, ठीक है। चलिए अगला हमारा टर्म होता है डेटर। डेटर का मतलब क्या होता है? सेल ऑन क्रेडिट। जब हम उधार बेचते हैं, जिसको उधार बेचा वो हमारा डेटर कहलाता है। मान लीजिए कि ये ए यहाँ पे सेलर है और ये यहाँ पे बायर है। ये क्या है? सेलर है और ये यहाँ पे क्या है? बायर है। इसने इसको उधार बेचा मतलब ऑन क्रेडिट। तो यहाँ पे जो बायर होगा वो क्या कहलाएगा? डेटर कहलाएगा। हम इसको क्या कहेंगे? डेटर, देनदार, जिससे पैसा लेना बाकी है। अब आप सोचिए कि इसको हम उधार तभी देंगे जब हमें ये पता होगा कि ये इंसान हमारा पैसा लेकर के नहीं भागेगा, ठीक है। तो अगर ये इंसान पैसा लेकर के नहीं भागेगा, इसी केस में इसको हम उधार दे पाएंगे। तो इसीलिए इसका मतलब हम ये मान करके चलेंगे कि हमारा पैसा इसके पास क्या है? रखा हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए डेटर को क्या कहा जाता है कि डेटर हमारे लिए एसेट्स होता है। क्यों? क्योंकि आवर अमाउंट हैव विद अदर, उसके पास हमारा पैसा रखा हुआ है। अब आप सोचिए कि बैंक को, मान लीजिए ये बैंक है और बैंक में आप क्या करते हैं? पैसा जमा करते हैं। तो ये पैसा आप क्या मान के चलते हैं? बैंक लेकर के चला जाएगा? नहीं, आप बैंक में तभी रखते हैं जब आपको यकीन होता है, उम्मीद होती है कि नहीं बैंक पैसा लेकर के नहीं भागेगा।
तो मतलब आप क्या करते हैं, आपका पैसा यहाँ रखा हुआ है, इसका मतलब बैंक में जो आपका पैसा है वो भी आपके लिए क्या कहलाता है, एसेट्स कहलाएगा, क्योंकि वो आपका अपना पैसा है। ठीक है ना, आप ये मान के चलते हैं कि हमारा पैसा बैंक में रखा हुआ है। इसी तरीके से जब उधार दिया जाता है तो डेटर जब कहलाता है, तो बायर को ये मानते हैं कि बायर आज न कल हमें ये पैसा देगा, हमारा पैसा उसके पास रखा हुआ है। इसीलिए जिस तरीके से बैंक में रखा हुआ पैसा हमारे लिए एसेट्स होता है, इसीलिए डेटर भी हमारे लिए क्या होता है, एसेट्स होता है। क्यों, तो लिखेंगे क्या, क्योंकि हमारा पैसा उसके पास रखा हुआ है। क्या है, उसके पास रखा हुआ है। ये मैंने आपके सामने हिंदी में भी लिख दिया। ठीक है, चलिए अगला टर्म को हम लोग समझते हैं। एक टर्म होता है हमारा अगला क्रेडिटर, वहाँ पे क्या था, डेटर। ठीक है, यहाँ क्या है, क्रेडिटर। तो ध्यान दीजिए, क्रेडिटर क्या होता है, परचेज ऑन क्रेडिट। जब हम उधार खरीदते हैं, उधार लिया, उसे कहलाता है क्रेडिटर। मान लीजिए इस केस में ये सेलर है और ए जो है वो बायर है। ठीक है, इसने क्या किया कि इससे उधार खरीदा, परचेज क्या किया, ऑन क्रेडिट, उधार खरीदा। तो ये इसके लिए ये जो है ये क्रेडिटर कहलाएगा, मतलब हम एक तरीके से क्रेडिटर हो गए। अब सोचिए कि इसका मतलब जब हमने उधार खरीदा तो यहाँ से क्या बन गया, कर्ज, क्योंकि हमने पैसा उसको पेमेंट नहीं किया। और हम क्या जानते हैं कि कर्ज जो है वो हमारे लिए क्या होती है, लायबिलिटी होती है। इसीलिए क्रेडिटर क्या होता है, लायबिलिटी कहलाती है, बिकॉज इट इज़ लाइक अ लोन। ठीक है, क्योंकि ये एक तरह का कर्ज होता है। तो आप क्या लिखेंगे, क्योंकि आज न कल पे करना होगा, आज न कल पे करना होगा, पे करना होगा, इसीलिए ये लायबिलिटी है। क्या कहेंगे, इसीलिए ये लायबिलिटी है, लायबिलिटी है। इस बात को आपको समझना है, लायबिलिटी मतलब कर्ज है। ठीक है, तो समझ में आ गया क्रेडिटर लायबिलिटी क्यों होती है, क्योंकि आज न कल हम इसे पे करेंगे, तो जो भी पे करने की बात होगी फ्यूचर में वो हमारा लोन होता है, मतलब एक तरीके से हमारा कर्ज होता है। इसीलिए क्रेडिटर क्या होती है, लायबिलिटी कहलाती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, हम लोग इसको डिटेल में समझते हैं। जी, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट चलते हैं, हम लोग बैड डेब्ट्स के बारे में जानते हैं। बैड डेब्ट्स क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा, बैड डेब्ट्स का मतलब जो होता है ना, वो ये होता है डूब गया पैसा। क्या हुआ, डूब गया। ठीक है, तो अब आप सोचिए कि जिसको मान लीजिए कि आपने, ए ने बी को क्या किया, सेल किया, उधार दिया इसको, तो बी हमारे डेटर हो गया। ठीक है, जिसको उधार दिया जाता है वो डेटर कहलाता है। ठीक है, सेल ऑन क्रेडिट। अब क्या हुआ, बी ने ना पैसा डुबा दिया। क्या किया, डुबा दिया, इसने पैसा दिया नहीं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अब इसीलिए हमारा लॉस हो गया एक तरीके से। इसीलिए कहा जाता है कि बैड डेब्ट्स क्या होता है आपके लिए, लॉस होता है। अब आप सोचिए कि जो पैसा डूब गया, मान लीजिए कि टोटल लोगों के यहाँ बाकी था हमारा 1,00,000 रुपए, जिसमें से एक इंसान था, इसी में से एक इंसान था जिसके यहाँ 10,000 रुपये बाकी था। ये डुबा दिया पैसा, ये पैसा हमारा डूब गया। तो अब आप सोचिए कि ये जो पैसा डूब गया, ये 10,000 रुपया, ये हमारा बैड डेब्ट्स हो गया, लॉस। इसका मतलब हमारा टोटल अब डेटर जो बचा, टोटल लोगों के यहाँ उधार बचा कितना, 90,000 ही, यही मानेंगे ना हम, क्योंकि 10,000 को हमने क्या मान लिया कि हमारा डूब गया, अब ये नहीं मिलेगा। तो आपको एक बात और ध्यान रखनी है, क्या कि बैड डेब्ट्स क्या करता है, आपके बैड डेब्ट्स डिक्रीज, क्या करता है, डिक्रीज कर देता है, किसको, डेटर को, डिक्रीज डेटर, डेटर को कम कर देता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, डेटर का मतलब क्या होता है, बैड डेब्ट्स, डूब गया पैसा। ठीक है, चलिए अब हम लोग जानते हैं एक्सपेंडिचर के बारे में, हमने पढ़ा था, अब थोड़ा सा जान लेते हैं एक्सपेंसेस में जनरली क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो बिजनेस को चलाने के लिए जो होता है ना खर्चा, और हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पढ़ा था, उसी में ये सारी चीज़ें आई थी, सैलरी पेमेंट करना, रेंट पे करना, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना, इस तरीके से ऐसा खर्चा जो बिजनेस में होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्सपेंसेस कहते हैं। अगला हमारी बात होती है इनकम। अब इनकम क्या होता है,
तो सोचिए, सैलरी आपको मिली तो इनकम है आपके लिए। रेंट, अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखा है उससे आपको रेंट मिला तो ये भी आपके लिए इनकम है। आपने किसी का कोई काम करा दिया, कमीशन मिला तो वो भी आपका इनकम कहलाएगा। आपने कहीं इन्वेस्ट कर रखा है, उस पर आपको इंटरेस्ट मिला तो वो भी आपके लिए क्या कहलाएगा, इनकम कहलाएगा। तो ETC मतलब इस तरीके की जो भी सारी चीज़ें होंगी वो आपकी इनकम कहलाती है। ठीक है, अब सवाल आता है क्या, आउटस्टैंडिंग के बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है। तो देखिए, ये जो आउटस्टैंडिंग वर्ड है ना, इसकी मीनिंग होती है बाकी। क्या होती है, बाकी। और एक्सपेंसेस मतलब तो आप जानते हैं, खर्चा। तो मतलब क्या होता है कि खर्चा पे करना बाकी हो, एक्सपेंसेस पेएबल। ठीक है, क्या हुआ, मतलब एक्सपेंसेस पे करना बाकी हो। तो आप खुद सोचिए कि अगर आपने किसी का एक्सपेंसेस नहीं दिया, आपने किसी से काम करा लिया, पैसे नहीं दिया, तो वो पैसा आपके लिए क्या होगा, कर्ज होगा ना। तो इसीलिए वो पैसा क्या होता है, लायबिलिटी कहलाती है। जैसे आपने सैलरी ड्यू बट नॉट पेड, सैलरी की डेट हो गई 1 तारीख मान लीजिए और आपने पैसे नहीं दिए, तो इसका मतलब ये पैसा आपके लिए क्या हो जाएगा, लायबिलिटी, कर्ज हो जाओगी, बिकॉज इट इज़ लाइक अ लोन। ये एक तरीके से क्या हो जाता है, हमारा कर्ज हो जाता है। आप सोचिए, ए है बी है, 2 लोग हैं इसके अंदर। अब इसने ये क्या है यहाँ पे, एम्प्लॉई है। क्या है, एम्प्लॉई। और ये क्या है यहाँ पे, मालिक है। अब इसने काम करा लिया इससे, इसको सैलरी नहीं दिया, तो इसका मतलब ये जो ए है मालिक, इसके लिए कर्ज बढ़ गया ये पैसा, तो इसको आज न कल पे करना होगा ना। तो इसीलिए ये चीज़ क्या कहलाती है, लायबिलिटी कहलाती है। तो ध्यान रखेंगे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लायबिलिटी क्यों है, क्योंकि आज न कल हम इसे पे करना होता है। ठीक है, बिकॉज इट इज़ पेएबल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, हम लोग प्रीपेड एक्सपेंसेस के बारे में जानते हैं। अब आप देखिए, वर्ड से ही क्लियर है, प्रीपेड मतलब क्या हुआ, पहले ही पे कर देना। मतलब क्या कि आपने किसी को पहले ही पे कर दिया। जैसे एडवांस एक्सपेंसेस, जैसे देखिए, सैलरी पेड बिफोर ड्यू डेट। कोई एम्प्लॉई आपके पास आया और कहा, मालिक मुझे ना ज़रा 1 महीने की सैलरी एक्स्ट्रा मिल सकती है, हमारे घर में किसी की तबीयत ख़राब है। तो आपने क्या किया कि उसको दे दिया 1 महीने की सैलरी एक्स्ट्रा दे दिया, मान लीजिए 10,000 रुपया 1 महीने का आपने एक्स्ट्रा दे। तो आप ये अगर पता चल जाए कि ये इंसान आपका पैसा वापस नहीं करेगा, तो क्या आप देंगे, नहीं। तो आप इस विश्वास पर देते हैं कि हमारा पैसा उसके पास रखा हुआ है। और जैसे ही ये विश्वास होता है, अमाउंट हैव विद अदर, तो हमारे लिए क्या कहलाता है, एसेट्स कहलाता है। जैसे हम बैंक में पैसा रखते हैं तो हम क्या मान के चलते हैं कि हमारा पैसा बैंक में रखा हुआ है। इस तरीके से हमने काम तो नहीं लिया इससे, लेकिन हमने इसको पहले पैसा दे दिया 1 महीने का एडवांस, मतलब हमारा पैसा इसके पास रखा हुआ है, अभी काम नहीं हुआ है। तो इसका मतलब जिस तरीके से बैंक में रखा पैसा हमारे लिए एसेट्स होता है, इस तरीके से प्रीपेड एक्सपेंसेस भी क्या होगा, हमारे लिए एसेट्स होगा। तो आप क्या जान देंगे, प्रीपेड मतलब पहले ही पे कर दिया, एडवांस एक्सपेंसेस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला है हमारा क्या, एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम होता है क्या है, देखिए, इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव टिल डेट। मतलब क्या है कि डेट हो गई, जैसे सैलरी ड्यू बट नॉट रिसीव, सैलरी की डेट हो गई लेकिन सैलरी मिली नहीं। ठीक है, मान लीजिए 1 अप्रैल डेट थी, 1 फरवरी डेट थी और आपको सैलरी मिली नहीं। ठीक है, तो सोच करके देखिए, अगर सैलरी नहीं मिली तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका पैसा उसके पास रखा हुआ है। सेम चीज़, ये क्या है हमारा, मान लीजिए मालिक है, ये एम्प्लॉयर है। ठीक है, और ये क्या है, एम्प्लॉई। तो आप सोचिए कि इसने क्या किया कि डेट तो हो गई लेकिन इसने पैसे इसको नहीं दिए। तो ये क्या सोच रहा होगा कि हमारा पैसा मालिक के पास रखा हुआ है। क्या है, मालिक के पास रखा हुआ है। तो अब सोचिए, जब मालिक के पास रखा हुआ है तो यही सोचेगा ना कि हमारा मालिक आज न कल हमें देगा। तो जिस तरीके से बैंक में सोचते हैं कि आवर अमाउंट हैव विद अदर, कहीं हमारा पैसा रखा हुआ है, तो हमारे लिए क्या होता है, एसेट्स कहलाता है। ठीक है, इसी तरीके से जो पैसा हमें मिलना बाकी है, मतलब इसके पास, मालिक के पास हमारा पैसा रखा हुआ है अगर किसी एम्प्लॉय का, तो वो उसके लिए एसेट्स होगा, क्योंकि वो मान के चलता है क्या कि हमारा आज न कल वो हमें देगा। जिस तरीके से हम ये मान के चलते हैं कि बैंक से हम आज न कल निकाल सकते हैं। तो इसीलिए एक्रूड इनकम समझेंगे आप क्या,
कि ये हमारे लिए क्या होता है, इनकम रिसीव हो रहा बाकी है, आज न कल मिलेगा, और ये हमारे लिए एसेट्स कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, हम एडवांस इनकम के बारे में जानते हैं। अब सोचिए एडवांस इनकम, जैसे कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। अब आप सोचिए कि किसी ने आपको किसी काम कराने के लिए पैसा एडवांस में दे दिया। मान लीजिए ये कोई ब्रोकर है, ये कोई ब्रोकर है, ठीक है, और ये कमीशन लेता है। ये इन साहब को लेना था रेंट पे कोई घर, रेंट पर कोई घर लेना था। अब ये इंसान जो है ये घर के लिए बोला कि मुझे कोई घर दिला दो। इस इंसान ने कहा ठीक है, आप मुझे 500 रुपये दे दो, 1000 दे दो, मैं आपको दिला दूंगा 2-4 दिन में। तो जब तक ये पैसा इसके पास रखा हुआ है, इस ए के पास, ब्रोकर के पास, तब तक ये पैसा इसके लिए क्या है, लायबिलिटी होगी, क्योंकि काम नहीं करके दिया ना। तो ये पैसा इसके लिए कर्ज हुआ, क्योंकि अभी हमने उसको रूम दिलाया नहीं है। तो जब तक ना दिला दे रूम, ये पैसा इसके लिए क्या होगा, लायबिलिटी कहलाएगी। क्यों, बिकॉज वर्क नॉट कंप्लीट एंड इट इज़ क्या हो जाएगा, इट इज़ पेएबल। अभी तक ये क्या हो जाएगा, इसके लिए कर्ज है, ये पैसा इसके लिए कर्ज होगा। ठीक है, कर्ज होगा बिकॉज काम कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। डेप्रिसिएशन एक टर्म होता है, ध्यान से समझिएगा। डेप्रिसिएशन की वैसे हिंदी तो होती है हरास, जो कि और समझ में नहीं आती कि इसका मतलब क्या हुआ। तो हम लोग आसान भाषा में समझेंगे, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अब आप सोचिए, कोई आपने कार खरीदा, कोई आपने फर्नीचर खरीदा, ठीक है, मान लीजिए चेयर खरीदा 50,000 रुपये का, या कोई भी आपने फर्नीचर खरीदा। तो अब आप सोचिए कि क्या आप इसको 2 साल के बाद या 1 साल के बाद बेचेंगे तो क्या सेम रेट में बिकेगा, बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये इस पे डेप्रिसिएशन, डिक्रीज, वैल्यू इसकी घटती चली जाती है। तो मान लीजिए आपने मान लिया कि 10% हर साल इसकी वैल्यू घटेगी, डेप्रिसिएशन 10% पर ईयर घटेगी। तो इसका मतलब इस केस में डेप्रिसिएशन अमाउंट कितना हो जाएगा, 5,000 रुपये। मतलब हरास डेप्रिसिएशन कितना अमाउंट हो जाएगा, 5,000 रुपये, क्योंकि ये 5,000 कहाँ से आया, 50,000 का 10%। ठीक है, तो ये निकालेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 5,000। इट मीन्स पर ईयर 5,000 रुपये घटे। तो अब आप सोचिए कि मान लीजिए कि इसने क्या किया आफ्टर 1 ईयर। अब आप सोचिए आफ्टर 1 ईयर इसको इसने बेचा कितने में, मान लीजिए इसने बेचा 48,000 में। तो खरीदा कितना था, 50,000 में। तो कॉस्ट 50,000 नहीं होगा। आप क्या करेंगे कि कॉस्ट एक्चुअल पता करेंगे इसका, डेप्रिसिएशन को माइनस करके, क्योंकि आपने यूज़ भी तो किया। तो आपको 5,000 का आपने यूज़ कर लिया पूरे 1 साल में। तो आप क्या करेंगे कि 50,000 में से पहले 5,000 माइनस करेंगे। तो ये कितना आया, 45,000। मतलब ये आपका एक्चुअल कॉस्ट हुआ, क्योंकि जो आपने यूज़ किया उतने दिन का पैसा भी तो घटाएंगे ना। तो ये आया एक्चुअल कॉस्ट, और ये आप था आपका सेल वैल्यू। तो इट मीन्स ये क्या हो गया कि आपने 45,000 के माल को 48,000 में बेचा, 45,000 के एसेट्स को आपने 48,000 में बेचा। तो ध्यान क्या देना है, इस केस में आपको क्या दिख रहा है कि 3,000 रुपये का इसको फ़ायदा हो गया, मतलब 3,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। ये प्रॉफिट कॉमर्स की भाषा में गेन कहलाता है। क्या कहलाता है, गेन कहलाता है। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो आपको समझना क्या था डेप्रिसिएशन के बारे में, क्या होता है, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फर्नीचर 50,000 का था, मान लीजिए 5,000 रुपये आपने यूज़ करने का लगा लिया कि हमने इतना 1 साल यूज़ किया, मान लो 50 में से 5,000 का हमने यूज़ किया था। इस तरीके से आपने सोचा, तो जो डिक्रीज इन वैल्यू होगी, जितनी वैल्यू कम मिलेगी आपको, उसे आपको क्या कहा जाता है, डेप्रिसिएशन कहलाता है। ठीक है, आगे आपका एक चैप्टर ही है डेप्रिसिएशन। चलिए अगला टॉपिक है हमारा क्या, ड्राइंग। ड्राइंग होता है क्या है, देखिए ड्राइंग का मतलब होता है विदड्रॉ बाय ऑनर। मालिक अगर फॉर पर्सनल यूज़ के लिए कुछ निकाल लेता है बिजनेस से, तो उसे हम लोग कहते हैं क्या, ड्राइंग। मान लीजिए कि बिजनेस थी, बिजनेस किस चीज़ की थी, चेयर की। अब ये ऑनर ने क्या किया, ये ऑनर ने चेयर निकाल लिया, 5 चेयर बिजनेस से पर्सनल यूज़ के लिए। तो इसका मतलब इसने बिजनेस में इन्वेस्ट किया था,
तो अब उसकी इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी ना। एक होता है कि पाँच निकाला तो 5 का पैसा पे कर दिया, लेकिन इसने पैसा नहीं पे किया, तो यही चीज़ कहलाती है क्या, ड्राइंग। अब सोचिए इन्वेस्टमेंट किया था 1 लाख रुपए का मान लीजिए, और इसने 5 शेयर निकाला जिसकी वैल्यू मान लीजिए है 2000 रुपये, ठीक है। तो इसका मतलब अब इसका कैपिटल 2000 से कम हो जाएगा बिजनेस में। इट मीन्स अब इसका कैपिटल कितना रह गया, 98,000 का, क्योंकि इसने इस बात के पैसे पेमेंट नहीं किए, तो कैपिटल अब इतना ही रह गया। तो इसीलिए क्या जाता है, ड्राइंग क्या करता है, डिक्रीज कर देता है किसको, कैपिटल को। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि इसमें से माइनस किया जाता है अगर कुछ ड्राइंग किया गया तो, ठीक है। अब ये वही बात है गेन जो हमने आगे पढ़ा, क्या, कलेक्शन अदर देन बिजनेस एक्टिविटीज़। आपकी जो बिजनेस की एक्टिविटी है, जैसे हमने क्या किया, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, जो हमने देखा था आफ्टर लेस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन घटाने के बाद, जो ये वाली चीज़ें हमने अभी देखी कि हमने क्या किया, कॉस्ट था 50,000 का, हमने 5,000 रुपये घटाए डेप्रिसिएशन का अमाउंट, तो एक्चुअल कॉस्ट कितना आया 45, मतलब 45,000 का माल हमारा उस डेट तक बन रहा था, उसके यूज़ करने के बाद उसकी वैल्यू 45,000 रुपये की बन रही थी, 45,000 की, और आपने उसको 48,000 में सेल कर दिया। इट मीन्स आपको 3,000 रुपये क्या हो गया, गेन हो गया। यही चीज़ आपकी क्या कहलाती है, गेन कहलाती है। क्या, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, आपने कोई फर्नीचर को बेच दिया आफ्टर लेस डेप्रिसिएशन। अच्छा, यहाँ फर्नीचर का मतलब कार भी हो सकता है, बिल्डिंग भी हो सकता है, ठीक है, ETC और भी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है ना, जो भी आपके पास एसेट्स होंगे। अगला है हमारी बात है रिसीवेबल। इसमें भी लोग कंफ्यूज रहते हैं। रिसीवेबल होता है क्या, रिसीव होना बाकी हो, उसे कहा जाता है क्या, रिसीवेबल। क्या होता है, रिसीव होना बाकी हो। तो आप सोचिए कि मिलना बाकी है, तो मिलना बाकी है तुम्हारे लिए एसेट्स होगा, क्योंकि बिकॉज आवर अमाउंट हैव विद अदर, उसके पास, हमारे पास अमाउंट उसके रखे हुए हैं। जैसे हमने डेटर पढ़ा था कि उसके पास हमारा पैसा रखा हुआ है, ठीक है। अगली बात होता है पेएबल। पेएबल का मतलब क्या होता है, पे करना बाकी है। क्या होता है, पे करना बाकी है। तो आप खुद सोचिए, अगर पे करना बाकी हो तो आपके लिए कर्ज हो जाएगा, तो जैसे ही कर्ज हुआ तो ये आपके लिए क्या हो जाएगी, लायबिलिटी, बिकॉज इट इज़ लाइक अ लोन, हमने पेमेंट नहीं किया, तो ये चीज़ पेएबल कहलाती है। अगला हमारी बात होती है प्रॉफिट के बारे में। अब इसमें बहुत सारे बच्चे काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि प्रॉफिट एसेट्स है या लायबिलिटी है, ठीक है। तो देखिए प्रॉफिट जो होता है ना, वो सुनने में तो लगता है एसेट्स, लेकिन एक्चुअल में ये क्या होती है, लायबिलिटी होती है, ठीक है। अब सोचिए कि ये लायबिलिटी कैसे होती है, ठीक है, तो ध्यान से समझिए। ये ऑनर है यहाँ पे, ठीक है, और ये बिजनेस है। अब आप सोचिए कि इस ऑनर ने बिजनेस को पैसा दिया, इन्वेस्ट किया, तो इन्वेस्ट किया तो ये चीज़ कैपिटल होगी। अब कैपिटल इसके लिए लायबिलिटी होती है, जो हमने सबसे पहले पढ़ा इस बात को। अब आप सोचिए कि जब ये तो कहा जाता है बिजनेस की दुनिया में कि ये अलग इंसान होता है, लेकिन रियल में ये इंसान होता तो नहीं है ना, बिजनेस को इंसान, लेकिन एज ए सेपरेट के लिए कहा जाता है कि ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि ये दोनों बिजनेस अलग अलग पर्सन होते हैं, लेकिन रियल पर्सन तो होता नहीं है। इसीलिए ये कहा जाता है कि ये इंसान, इस जो प्रॉफिट होगा बिजनेस के अंदर, होगा किसका, ये पैसा ऑनर का। तो प्रॉफिट जिस तरीके से कैपिटल आज न कल लौटाना होगा, इस तरीके से अगर बिजनेस में प्रॉफिट हुआ, बिजनेस किया और उसमें प्रॉफिट हुआ, और ये प्रॉफिट इसके पास रखा हुआ है, तो ये भी तो ऑनर का होगा ना, ये पैसा भी किसका होगा, ऑनर का। तो इसीलिए ये पैसा जब इसके पास रखा हुआ है, ऑनर ने अभी तक लिया नहीं है, तो ये पैसा भी तो इसके लिए कर्ज होगा। जिस तरीके से कैपिटल इसके लिए कर्ज होता है, इस तरीके से प्रॉफिट भी क्या होगा, कर्ज होता है। समझ में आई बात? तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए, ये था हमारा लेक्चर सारे टर्म्स के ऊपर। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी, कैसे हमने प्रॉफिट, पेएबल, रिसीवेबल, गेन, ड्राइंग, डेप्रिसिएशन, एडवांस इनकम, एक्रूड, प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग इनकम, एक्सपेंसेस, बैड डेब्ट, क्रेडिटर, डेटर, कैपिटल, सारी बातों को हमने पूरा डिटेल में समझा। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं डिफरेंट टर्म्स के बारे में। चलिए, ऑल द बेस्ट, और सारी नोटिंग ज़रूर कंप्लीट करें।